मैं विभा। आज हम एम रजनीकांत की पुस्तक पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करते हैं। संविधान का निर्माण। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 ईस्वी में पहली बार एम एन राय ने रखा। राय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा पत्र की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे सन 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैनफोर्ड किप्स ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एवं एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रमुख प्रस्ताव के साथ भारत में आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए भारत को, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हैं। अंत में क्या हुआ? भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया। इस मिशन ने दो संविधान सभाओं की एक मांग को ठुकरा दी, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिससे मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया गया। अब देखिए संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। संविधान सभा का गठन तो उससे कैबिनेट मिशन की योजना के तहत ही हो चुका था। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। इस संविधान सभा में कुल 389 संख्या होनी थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत की, ये याद कर लीजिएगा, और 93 सीटें देसी रियासतों को दिया गया। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन तो 11 गवर्नरों के प्रांत और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांत, जिसे प्रत्येक में से एक से किया जाता था। हर प्रांत और देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाती थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जाती थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। ये 3 समुदाय आपके मुस्लिम, सिख और सामान्य वर्ग के लोग थे। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उन समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संविधान के माध्यम से सामाजिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। ये जो संविधान सभा थी हमारी, ये चुनी हुई और आंशिक रूप से चुना गया और कुछ रूप से ये नामांकित किया हुआ था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। आवंटित सीटें 296 थी। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 208 सीटें थी, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और छोटी रियासतों को 93 सीटें दी गई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग होने का निर्णय लिया था। चुनाव कैसे होता था? भारत में वयस्क मताधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, यानी हमारे संविधान सभा का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, बल्कि कैसे हुआ? प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी आदि भारतीय ईसाई अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को इसमें जगह दी। इसमें महिलाएं भी शामिल थी।
महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दे तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल थी। संविधान सभा की कार्यप्रणाली संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया और अलग पाकिस्तान की मांग की। इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्य ने ही हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा की सबसे बड़े सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, किंतु बाद में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। देखिए यहाँ लिखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। इसी प्रकार इसमें डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में हम कहें कि इसके 2 उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा में। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र राज्य घोषणा करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, इसमें भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र थे और भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। इसके अलावा इसमें एक सीमाओं का निर्धारण भी किया गया। संविधान सभा द्वारा ही उनकी सीमाओं और क्षेत्रों का निर्धारण भी किया गया। इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उसमें निहित रहेंगी और प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगे इन राज्यों को प्राप्त होंगी। प्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार उनके अभिन्न अंग सरकार के अंग तथा सभी का स्रोत भारत की जनता होगी, यानी सर्वे सर्वा हमारे भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता तथा सुरक्षा, अवसर की समता, विधि की समझ क्षमता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिक की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। 6 में क्या था? अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों एवं जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अछूत बनाए रखा जाएगा तथा उसके भू क्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिया जाएगा। विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से इसे स्वीकार किया गया और इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप को संविधान की प्रस्तावना हुई। इसी को परिवर्तित करके हमारे संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा क्या क्या परिवर्तन किया गया आइए देख लेते हैं। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल हो गए। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो देशी रियासतों ने इसका विरोध किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये इसमें सम्मिलित होने लगे और 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 इसको पारित की गई थी। स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधि अपनी सीटें ग्रहण कर लिए। भारतीय हिस्सों के मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए। पहले परिवर्तन किए देख लेते हैं। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकते थे। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने एवं बदलने का
संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए थे। एक काम था स्वतंत्र भारत के लिए वे संविधान बनाए थे और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद संविधान सभा को स्वतंत्र भारत की पहली संसद कहा जाता है। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती है, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं और जब बैठक बतौर विधायिका की होती है तब इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जीबी मालवांकर करते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जब संविधान सभा के रूप में इसकी बैठक होती थी तो अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, लेकिन जब विधायिका के रूप में होती थी डॉक्टर जीबी मालवांकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इतने समय 26 नवंबर 1949 तक कार्य करती रही। इस समय तक संविधान का निर्माण भी पूरा हो चुका था। लीग के सदस्य संविधान में शामिल हो चुके थे और संविधान सभा से अलग हो गए। भारतीय संविधान सभा पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे और भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे, जिसकी वजह से सन 1946 ईस्वी माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों के बजाय 299 पर रह गई थी। यानी इसकी संख्या निर्धारित की गई थी 389 और 299 तक ही आ गई। भारतीय कानून में जो औपचारिक रूप से ब्रिटिश कानून के थे 296 से 229 तथा देसी रियासतों में 93 से 70 कर दी गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यसभा सदस्यता को अधिष्ठा के अंत में तालिका संख्या प्रस्तुत किया गया। इसके अन्य कार्य देख लेते हैं। अन्य कार्य में इसने क्या क्या हुआ? 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान बनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत बनाया गया है, अपनाया गया है। बड़ी समितियां इसमें क्या 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। ये अक्सर पूछा जाता है। आप 26 जनवरी 1950 लगा देते हैं, लेकिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अनुमोदन किया। इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ और 64 लाख रुपए हमारे संविधान के बनाने में खर्च हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली संसद का निर्माण भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम करती है। एक बार ये पूछा जाता है कि आम चुनाव पहली बार कब हुआ, किसका हुआ? संविधान सभा की समितियां, इसमें 8 बड़ी समितियां थी और छोटी समितियां भी थी। 8 बड़ी समितियों में देख लेते कौन इसका अध्यक्ष था। जो बड़ी समितियां सब थी, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के थी जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल। प्रारूप समिति के बी.आर. अम्बेडकर। इन्हीं की बदौलत हमको हमारा संविधान लगभग प्राप्त हुआ था। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों, जनजातियों एवं वैश्विक क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। कुछ उप समितियां भी थी, जैसे मौलिक अधिकार उप समिति जीबी के सदस्य थे। अल्पसंख्यक उप समिति एक्स मुखर्जी थी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए गोपीनाथ बड़ोई थे। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियों में आइए देख लेते हैं। वित्त एवं कर्मचारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक समिति प्रहलाद कृष्णाचार्य अय्यर। सदन समिति वी पट्टाभी सीतारामैया।
कार संचार समिति डॉक्टर के एम सिंह, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथा समिति राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जी मालवंकर, सर्वोच्च न्यायालय के दंडा समिति एस वरदाचारी, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी पट्टा सीतारामैया। इस तरह से कुछ छोटी छोटी समितियां थी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम आपको बताते हैं। प्रेस दिग्गज समिति से अक्सर पूछा जाता है। नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी। अब प्रारूप समिति जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारा संविधान सभा का निर्माण हुआ, इसके कितने कितने सदस्य है, इसके बारे में जान जाते हैं। संविधान सभा की सभी समितियों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। यह वह समिति थी जिसे संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें कुल 7 सदस्य थे। यह अक्सर पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या सदस्य कौन कौन थे। तो देख लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लाह कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह एंड माधव राय के बाद बी एम्बेडकर की जगह उन्होंने ली थी, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से परित्याग दिया था। पहले माधव राय की जगह बी एम्बेडकर थे और टी कृष्णा चौधरी डी पी खेतान की जगह थे। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया और फरवरी 1948 में इसे प्रकाशित किया। संविधान के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं एवं सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया और अक्टूबर 1948 को प्रकाशित किया। बीच में कुछ लोगों ने कहा था कि इसको फिर से आप अध्ययन कर लीजिए, तो दोबारा अक्टूबर 1948 को पूरा अध्ययन करने का प्रकाशित किया गया था। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया और इस दौरान कुल 141 बैठकें हुई। प्रारूप समिति में पूछा जाता है कितनी बैठकें हुई, तो वह 141 बैठकें हुई। संविधान का प्रभाव में आना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सभा में 9 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश कर दिया था। डॉक्टर साहब 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश कर दिया था। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। 4 नवंबर को ही हमारा संविधान पहली बार पढ़ा गया और सभा में इस पर 5 दिन तक 9 नवंबर 1949 को आम चर्चा हुई। संविधान पर दूसरी बार बैठक तो हुई 15 नवंबर 1947 में विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिसमें से वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए, क्या कमियां हैं क्या नहीं कमियां, उस पर चर्चा होती रही। संविधान सभा की तीसरी बैठक 14 नवंबर 1949 में से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सैलेड बाई द असेंबली पास्ट प्रस्ताव पेश कर दिया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पारित हो गया। इस पर अध्यक्ष सदस्यों के हस्ताक्षर हो चुके थे 24 नवंबर 1949 को ही। अध्यक्ष और जितने भी सदस्य थे उसके हस्ताक्षर किए। अब सभा में उस समय मूल संविधान में 299 सदस्यों में से केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। टोटल सदस्यों में से 299 में से केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए, यानी सदस्य तो 299 थे, लेकिन सारे सिग्नेचर कितने लोग किए थे? 284 ने हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन संविधान के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया। जैसे आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो होगा कि आज दिनांक जैसे 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा हम अपने संविधान को मानकीकृत अधिनियम में अंगीकृत करते हैं, इस तरह है। और 26 नवंबर 1949 को हमारी प्रस्तावना में इसका जिक्र है। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, यानी मूल संविधान में
इस समय 400 वर्तमान में 412 अनुच्छेद 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन ये मूल संविधान का पूछेगा तो आप बताइएगा किसी 95 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। नए विधि मंत्री भीमराव अम्बेडकर जी बने। सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया और उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। कोई पूछे भारत के संविधान का पिता कौन था, आप बोलिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस तरह हमारा ये संविधान सभा का चैप्टर कुछ समाप्त होने वाला है, लेकिन कुछ है जो मैं आपको बता देती हूँ। संविधान का प्रवर्तन, संविधान का प्रवर्तन इम्पोर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तथा संसद अस्थायी एवं परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शिक्षकों से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 80, 388, 391, 92, 93 स्वतः ही लागू हो गए। शेष प्रावधान मतलब उससे लागू हुए और जितने प्रावधान थे 26 नवंबर 1949 को इतने अनुच्छेद तो स्वतः ही पारित हो गए, लेकिन और जितने बचे हुए थे उन्हें 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। शुरुआत के दिनों देखा जाए तो इसी को 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। आप ये सोचेंगे माइंड में आता होगा कि 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान बना तो लागू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे लाहौर जब प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 में, तो हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय घोषणा की थी 26 जनवरी 1929 में। इसीलिए उसी के उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और संकल्प किया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया और प्रिवी काउंसिल जुडिशियल एक्ट 1949 लागू हुआ। अब संविधान की आलोचना भी शुरू हुई। आलोचना में कहा गया है यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, यानी आलोचकों ने यह दलील दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी, क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। संप्रभुता का अभाव, लोगों ने ये कहा, आलोचकों ने ये कहा, संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर किया गया। यह भी कहा गया संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत मिलती थी। ये समय की बर्बादी से माना गया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान के निर्माताओं ने मात्र 4 माह में ही अपना काम पूरा कर लिया। समय की बर्बादी के लिए निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य ने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शन के लिए प्रारूप समिति का एक नया नाम गढ़ा, जिनका नाम उन्होंने दिया अपवहन समिति। कांग्रेस का प्रभुत्व था इस पे, एक दलील दी गई कि इसके सारे मेंबर कंफ्यूज कांग्रेस के ही सदस्य थे। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था, यानी इसमें जितने भी सदस्य जितने भी मेंबर थे आदि तो या वकील थे या तो ही राजनीति में पकड़ अच्छी थी। हिंदू भी उसमें बहुत अधिक थे, मुस्लिम बहुत कम थे। संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यसभा सदस्य थे। ये जब हमारा देश आजाद हुआ था 31 दिसंबर 1947 में हमारे कुछ जो सदस्य थे उसकी जनसंख्या है कुछ इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रॉल कर लेना है। पहला सत्र कैसे चला वो एक नजर में है। आपको आवश्यक तथ्य देख लेते हैं, आवश्यक तथ्य जो जीके ग्रुप में पूछा जाता है।
सभा के संविधान संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो अभी हम नाम बोलेंगे। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। LN मुखर्जी को संविधान सभा का प्रमुख पदाधिकारी माना गया। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को संविधान सभा के प्रमुख के रूप में चुना गया। ये इंपॉर्टेंट है अपना